अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में रिव्यू क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू कर चुके हैं, उसी सिलसिले का आज एक अगला लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में मज़ीद 2 रिव्यू क्वेश्चंस को आपके सामने रखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा और एक रिज़ल्ट, एक आंसर आपके सामने पेश किया जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम 14.4 और 14.5 को पढ़ने की, सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए ये 4th रिव्यू क्वेश्चन है। तो 14.4 स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिफरेंस वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन सेज, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, हम फर्क कैसे करें किस में, बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हम पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ में डिफरेंशिएट कैसे करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ में डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि आपको उसकी डेफिनेशन पता हो, आपको ये पता हो कि वो चीज़ क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वो क्या चीज़ है, आप उसका डिफरेंस किसी दूसरी चीज़ के साथ नहीं कर सकते। सो जैसे कि आपको याद होगा, हमने प्रीवियस क्लास में लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में ईएमएफ को डिफाइन किया था। तो चलिए फिर से एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं ईएमएफ की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज ईएमएफ? अब आप जानते हैं ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैंने बताया था कि इसके नाम में तो फोर्स आ रहा है, लेकिन इट इज एक्चुअली नॉट द फोर्स। देन व्हाट इट इज, क्या है ये? हमने इस बात को समझने के लिए एक छोटे से कंडक्टर को ड्रॉ किया था। हमने कहा था कि एक कंडक्टर के साथ अगर बैटरी कनेक्ट की जाए, तो चलिए कनेक्ट करते हैं। दिस इज द कंडक्टर वायर कनेक्टेड विद द बैटरी। तो चलिए बैटरी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मैं आमतौर पर डबल सेल बनाया करता हूँ। तो चलिए ये देखिए, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, अब आप अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करें या कन्वेंशनल करंट की बात करें, तो वो फ्लो करेगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, और इस वायर में से उस पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस यानी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जाहिर है अगर ये रेजिस्टेंस या रुकावट का सामना करते हुए भी इस वायर में से पास कर गया, तो उसका मतलब है इस चार्ज के पास कुछ एनर्जी थी। सवाल ये पैदा होता है कि कौन है उस एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल? तो डियर स्टूडेंट्स, ये बैटरी है उस एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल। यकीनन इस बैटरी ने उस चार्ज पार्टिकल को एनर्जी सप्लाई की होगी, प्रोवाइड की होगी, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल कंडक्टर में से गुजरने में कामयाब हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसी सप्लाइड एनर्जी को आप ईएमएफ कहते हैं। तो चलिए ईएमएफ को डिफाइन करते हैं। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी to the unit positive charge as it moves through the circuit is called EMF। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक सर्किट का चक्कर काटने के लिए बैटरी से जो एनर्जी लेता है, बैटरी जो उसे एनर्जी देती है, वो उस बैटरी के लिए उसकी ईएमएफ है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको एक और तरह से भी हमारी बुक में डिफाइन किया गया है। इसे यूं भी कहा जाता है, इट इज द एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि द एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म to electrical form. Dear students, what is meant by this? इसका मतलब ये है, आप जानते हैं कि बैटरी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सवाल ये है कि बैटरी चार्ज को एनर्जी देने के काबिल आखिर कहाँ से होती है, बैटरी के पास एनर्जी आखिर कहाँ से आती है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब यही तो है कि बैटरी में चलने वाले केमिकल रिएक्शंस यानी कि नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में।
यानी कि वो केमिकल रिएक्शंस से जो एनर्जी पैदा होगी वही एनर्जी इस चार्ज को मिलेगी, यानी यही एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी. सो ईएमएफ is the energy that is converted from non-electrical forms to the electrical forms. हमारे स्टूडेंट्स ये पॉइंट बहुत सिंपल था. आई गेस कि अब आपके लिए ईएमएफ क्लियर हो चुकी है, ईएमएफ आपको समझ आ चुकी है. लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती. अभी तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है. तो डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है? चलिए दोबारा से इस पॉइंट को देखते हैं और दोबारा से एक कंडक्टर ड्रॉ करते हैं. सो वी हैव गॉट द सेम कंडक्टर वंस अगेन. दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड विद द बैटरी. अब इस बार मैं पूरी बैटरी नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं कह देता हूं कि दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. डियर स्टूडेंट्स, ये वो चार्ज है जो अब बैटरी से एनर्जी लेकर आया है, यानी इस चार्ज के पास एनर्जी है. और ये चार्ज जब इस कंडक्टर में से गुजरेगा तो रेजिस्टेंस और हिंड्रेंस यानी रुकावट की वजह से ये अपनी बहुत सारी एनर्जी खर्च करता हुआ जाएगा. मिसाल के तौर पे इस कंडक्टर में दाखिल होने से पहले इस यूनिट चार्ज के पास, लेट्स से कूलम चार्ज के पास एनर्जी थी 20 जाउल्स. तो मैं लिख सकता हूं द एनर्जी इज 20 जाउल्स पर कूलम, यानी कि एक कूलम चार्ज के पास 20 जाउल एनर्जी है. और इस कंडक्टर से खारिज या निकलने के टाइम पर इसके पास हो सकता है सिर्फ 10 जाउल्स एनर्जी बाकी हो. तो 10 जाउल्स एनर्जी पर कूलम चार्ज. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर दी? इस कंडक्टर में दाखिल होने से पहले इसकी एनर्जी 20 थी, दाखिल होने के बाद, खारिज होने के टाइम पे, निकलने के टाइम पे, एग्जिट करने के टाइम पे इसकी एनर्जी 10 जाउल्स पर कूलम है. तो हाउ मच एनर्जी दिस चार्ज हैज लॉस्ट? द चार्ज लॉस्ट ऑलमोस्ट 10 जाउल्स पर कूलम. ये 10 जाउल एक कूलम चार्ज खो चुका है. तो डियर स्टूडेंट्स, यही एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर में से गुजरने के टाइम पर खो देता है, वो इस्तेमाल होने वाली या कंज्यूम होने वाली एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. स्टूडेंट्स, अब सवाल ही पैदा होता है कि ये एनर्जी कहाँ गई होगी? ये एनर्जी दूसरी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई होगी. हो सकता है लाइट की फॉर्म में, हो सकता है हीट की फॉर्म में. अब आप सोच रहे होंगे सर लाइट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुई? तो स्टूडेंट्स, कोई परेशानी की बात नहीं है. लाइट की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है अगर सर्किट में एक इलेक्ट्रिकल बल्ब कनेक्टेड हो. ये देखिए, जैसे कि आपके सामने मैंने ये ड्रॉ किया. अब इस केस में जब बल्ब में एक चार्ज दाखिल होगा उसके पास हो सकता है इसी तरह से 20 जाउल एनर्जी हो और खारिज होने के टाइम पे 10 जाउल एनर्जी हो. तो डियर स्टूडेंट्स, वो एक तरफ से दाखिल होकर जब दूसरी तरफ से खारिज होगा तो डियर स्टूडेंट्स, इसके इस फ्लो की वजह से ये बल्ब भी तो ग्लो करेगा. यानी बल्ब के ग्लो करने का मतलब है हीट भी प्रोड्यूस होगी और लाइट भी प्रोड्यूस होगी. तो वो 10 जाउल एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म से नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुई है. माय डियर स्टूडेंट्स, यही पोटेंशियल डिफरेंस है कि कितनी एनर्जी खर्च हुई है और इलेक्ट्रिकल फॉर्म से नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुई है. तो चलिए डिफाइन करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर इज द एनर्जी दैट द चार्ज डिसिपेट. ये वो एनर्जी है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज खर्च करता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन कर लेते हैं. मैं लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर is the electrical energy that it dissipates, जो खर्च करेगा into other forms of energy. My dear students, this is the potential difference. अब इस केस में हम ये कह सकते हैं this is the energy that is converted from electrical forms to the non electrical forms.
दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें भी आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें भी आपने यूनिट्स और फॉर्मूलाज नहीं लिखने, सिंस दोनों के यूनिट और फॉर्मूलाज सेम है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब हम मूव करेंगे आज के अगले सवाल की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए 5th क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को एक्सप्लेन करें, यानी कि आपसे ओहम्स लॉ की एक्सप्लेनेशन पूछी जा रही है, यानी सिर्फ डेफिनेशन या स्टेटमेंट तक बात नहीं है, और साथ ही पूछा जा रहा है व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। तो आपने इस क्वेश्चन में ना सिर्फ ओहम्स लॉ की डेफिनेशन बतानी है, बल्कि डियर स्टूडेंट्स साथ ही आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, यानी इसके फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना और साथ इसकी लिमिटेशंस, यानी कि वो प्रॉब्लम्स बतानी है कि जिसकी वजह से ओहम्स लॉ ओबे नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ओहम्स लॉ क्या है? मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो उस कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है। चलिए मैं आपके सामने ये एक वायर ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस वायर विल कैरी करंट इफ आई विल अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर मैं इस वायर के क्रॉस एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट कर दूं और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट कर दूं। चलिए लेट्स से हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करते हैं। तो इस वायर में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ रश करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल रश टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस वायर के पॉजिटिव टर्मिनल, या जिस तरफ इस वायर में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा, ये उस तरफ रश करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये कहेंगे कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो करना शुरू कर देगा इस वायर में से। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना शुरू करें, यानी पॉजिटिव को ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव को ज़्यादा नेगेटिव करते चले जाएं, देन व्हाट विल हैपन? वो चार्जेस जो अभी भी कहीं रुके पड़े थे, मूव नहीं कर रहे थे, वो चार्जेस भी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो आपने देखा कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया गया तो वो चार्जेस जो पहले ट्रैवल नहीं कर रहे थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो भी ट्रैवल करना शुरू हो जाएंगे, यानी करंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यही बात है ओहम्स लॉ में। तो हम ये बात कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट दैट इज पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर। स्टूडेंट्स, चलिए इस बात को लिखते हैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ? आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ करंट। चलिए लिखते हैं अमाउंट ऑफ करंट पासिंग through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends। माय डियर स्टूडेंट्स, बात तो यहाँ तक बहुत सिंपल है कि जो करंट किसी भी कंडक्टर में से पास कर रहा है वो उस कंडक्टर के अक्रॉस लगे हुए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन बात सिंपल तो है, मगर अभी कंप्लीट नहीं है। ये करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, मगर कब तक? इसी स्टेटमेंट का अगला हिस्सा है प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मामला कब तक रहेगा? सिर्फ तब तक रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स जब तक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब तक टेम्परेचर और
फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है, यानी ये वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा नहीं रहेगा, सिर्फ तब तक रहेगा जब तक टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट उस मटेरियल की चेंज ना हो। स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टेट से भी मुराद कुछ ऐसे ही फिजिकल पैरामीटर्स हैं जैसे डेंसिटी वगैरह हो गए, ये चेंज नहीं होने चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट का चेंज हो जाना ही लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि टेम्परेचर या फिजिकल स्टेट के चेंज हो जाने से इस कंडक्टर में मौजूद, इस कंडक्टर में से फ्लो करने वाले करंट की मिकदार, करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कह सकता हूं, जैसे मैंने लिखा V is proportional to I, इस प्रोपोर्शनैलिटी, इस फर्स्ट प्रोपोर्शनैलिटी को अगर आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो आप लिख सकते हैं V is equals to IR। सो आप जानते हैं दिस R is the resistance of the conductor. This resistance is not constant if temperature will change। मैं आपको पिछले टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बता चुका हूं कि टेम्परेचर के बदलने से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बढ़ती है। तो अगर कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ गई तो क्या करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे? नॉट एट ऑल। अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस सेम रहेगी? ऑब्वियसली नो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। वैसे आमतौर पे जब भी करंट पास करता है, करंट एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो हमेशा करंट के पास करने से हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर के चेंज होने से ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस चेंज हो गई तो हमारा ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, द लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ इज इट इज ओनली वैलिड when temperature and the physical state of the conductor remain same, which is very difficult. The physical state or the temperature remain same over the short range of voltage. थोड़े से voltages के लिए ये constant होता है, बाकी जब voltage बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो इसकी वैल्यू भी चेंज होना शुरू हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला भी एक्सप्लेन कर लिया, फार्मूला के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस की स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन कर दी और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ भी लिया और इसकी लिमिटेशंस को भी एक दफ़ा से डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2 रिव्यू क्वेश्चंस आपने इस लेक्चर में सीखे, सुने और समझे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आपसे अगली बार मुलाकात होगी फर्दर कुछ नए रिव्यू क्वेश्चंस के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करने के लिए। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर्स में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।